So shall we start with the questions? Okay, our question number 1. We have point A, B and C. We have to find a point on XY plane which is equidistant from these 3 points. तो चलो भाई, सबसे पहले हमने क्या कर लिया, पहले वाले पार्ट के लिए जा रहे हैं। हम क्या अज्यूम किए जी, पॉइंट P अज्यूम करेंगे। अब देखो क्वेश्चन में क्या दिया है, दिस पॉइंट इज ऑन XY प्लेन। XY प्लेन पे सिर्फ X और Y कोऑर्डिनेट ही रहेंगे, आपका Z कोऑर्डिनेट क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो हमने क्या बोला जी, लेट P X, Y, 0 इज रिक्वायर्ड पॉइंट। तो इक्विडिस्टेंट के हिसाब से हम सीधा क्या बोल सकते हैं जी, PA इज इक्वल टू PB इज इक्वल टू PC। अब ये इक्वालिटी है, स्क्वायर करेंगे तो चेंज नहीं होने वाला, तो सीधा बोल सकते हैं जी भाई PA स्क्वायर इज इक्वल टू PB स्क्वायर इज इक्वल टू PC स्क्वायर। स्क्वायर क्यों कर रहे हैं, सीधी बात, ऊपर डिस्टेंस फॉर्मूला जब लगाएंगे तो रूट आने वाला है, उसको हटाना चाहते हैं, इसलिए हमने ये कर दिया। चलो अब भाई PA स्क्वायर मतलब क्या रहेगा जी, आपका x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू PB स्क्वायर मतलब क्या रहेगा, x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 2 का स्क्वायर। नेक्स्ट PC स्क्वायर मतलब क्या रहेगा जी, x माइनस 0 का स्क्वायर मतलब x स्क्वायर, y माइनस 0 का स्क्वायर मतलब y स्क्वायर, 0 माइनस 1 का स्क्वायर, वो पूरा लिख देता हूं। ये समझ में आ गया? तो मैं हर एक डिटेल लिखते हुए नहीं बैठना चाहता, इसलिए मैंने शुरुआत में ऐसे ही लिख दिया। यहाँ तक क्लियर है? आप स्टूडेंट्स क्या कर रहे थे, इसको इंडिविजुअली कैलकुलेट कर रहे हो, उसको इंडिविजुअली मत करो, कैलकुलेट करना ही नहीं है, बस रिप्रेजेंट करना है एक बार। क्योंकि देखो अब क्या होगा, दिस इज आवर PA स्क्वायर, दिस इज आवर PB स्क्वायर एंड दिस इज आवर PC स्क्वायर। 1 2 3 नाम दिया है। एक बार आपको क्या करना है जी, 1 इक्वल टू 2 उठाना है, दूसरी बार आपको 2 इक्वल टू 3 उठाना है। दो ही क्यों उठा रहा है, बिकॉज वी हैव हाउ मेनी वेरिएबल्स, 2 ही वेरिएबल्स है, तो भाई 3 इक्वेशंस की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। तो भाई सबसे पहले उठाया मैंने PA स्क्वायर इज इक्वल टू PB स्क्वायर, तो देखो क्या हो जाता है, x माइनस 2 का होल स्क्वायर मतलब x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4। नेक्स्ट y माइनस 0 का स्क्वायर मतलब y स्क्वायर प्लस 0 माइनस 3 का स्क्वायर मतलब 9, ठीक है, इज इक्वल टू, यहां पर अब देखो x माइनस, ये डिवाइडेड बाय नहीं है, अब डिवाइडेड बाय पकड़ के चलोगे, x माइनस 0 का स्क्वायर मतलब x स्क्वायर, y माइनस 3 का स्क्वायर मतलब y स्क्वायर माइनस 6y प्लस 9, 0 माइनस 2 का स्क्वायर मतलब 4, बराबर है। अब देखो यहाँ पर 4 एंड 9 इधर भी है, 4 एंड 9 इधर भी है, x स्क्वायर y स्क्वायर इधर भी है, x स्क्वायर y स्क्वायर इधर भी है, आपका बहुत कम पार्ट बचता है। माइनस 4x इज इक्वल टू माइनस 6y, सब कुछ एक साइड पर लेकर आ सकते हो, मैंने माइनस 4x को उधर भेज दिया तो प्लस 4x, तो प्लस 4x माइनस 6y, इधर कुछ नहीं बचा तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। आपका प्लस माइनस का झोल हुआ था, नहीं दिया, ठीक है। 2 से डिवाइड करके सिंप्लीफाई कर सकते हैं, और मतलब इसको मैंने और लिख दिया जी 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 0। इसको हमने क्या बोल दिया जी, इक्वेशन नंबर 1। ये हमें कब मिला, जब हमने क्या परफॉर्म किया जी, PA स्क्वायर इज इक्वल टू PB स्क्वायर। कोई और पकड़ लो, PA इज इक्वल टू PC पकड़ना है या PB इज इक्वल टू PC, योर चॉइस, क्या लेना है जी। PB इज इक्वल टू PC उठा है, ओके, PB स्क्वायर इज इक्वल टू PC स्क्वायर। आपको ये दूसरा और तीसरा पार्ट उठाना है। दूसरा पार्ट, x माइनस 0 का स्क्वायर मतलब x स्क्वायर, y माइनस 3 का स्क्वायर मतलब y स्क्वायर माइनस 6y प्लस 9, 0 माइनस 2 का स्क्वायर मतलब प्लस 4 इज इक्वल टू, वहां पर देखो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, 0 माइनस 1 का स्क्वायर मतलब प्लस 1। कुछ कटता है, हाँ जी कटता है, ये वाला पार्ट कटा। आपको क्या मिला जी, माइनस 6y, यहाँ पर ये प्लस 13 उधर जाएगा, माइनस 13 प्लस 1 माइनस 13 माइनस 12
y इज इक्वल टू क्या मिलता है जी आपको, 2 मिलता है। अब यही y इज इक्वल टू 2 अगर आप ये इक्वेशन में डाल दोगे तो देखो क्या मिल जाता है जी, 2x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब x इज इक्वल टू 6/2, तो x इज इक्वल टू क्या मिलेगा जी, 3 मिलेगा। हमें x मिल गया, हमें y मिल गया, हमें z पता है, तो हमारा पॉइंट क्या रहेगा जी, हमारा जो एक्स वाई प्लेन में पॉइंट रहेगा इट विल बी 3,2,0। कैलकुलेशंस खुद के एक बार क्रॉस चेक कर लो, कहाँ पर क्या गलत हो रहा है। ओम का कहाँ कहाँ हुआ था, ऊपर या नीचे, पहले वाली में। ओके कोई प्रॉब्लम नहीं। स्पीड को थोड़ा स्लो करो, ऐसा मत सोचो कि मैं इस क्वेश्चन को वापस से उसी स्पीड से करूंगा तो ये होगा, नहीं। आपको हर बार रिवाइज करते टाइम, क्रॉस चेक करते टाइम अलग चीजों को देखना है ना। स्पीड को थोड़ा स्लो करो क्रॉस चेक करते टाइम। और हमारे क्लास के क्वेश्चंस प्लीज वापस से एक बार ट्राई कर लिया करो। मैं ट्राई करता हूँ हमारे लगभग सारे कंसेप्ट हो जाए, ठीक है। अब जैसे कि नेक्स्ट वाले पार्ट पे चलते हैं। ये हो गया नोट डाउन सबका। नेक्स्ट वाला पॉइंट तो और इजी है। सिंस दिस पॉइंट इज ऑन एक्स एक्सिस, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या रहेंगे, x,0,0, मतलब हमें सिर्फ एक वेरिएबल चाहिए। तो हम आइदर पी ए या फिर पी बी या फिर पी सी, कोई भी एक उठाकर लेकर चलेंगे, बट इक्विडिस्टेंट बोल रहा है इसलिए दो तो लेने ही पड़ेंगे। ऐसा पॉइंट जो दोनों को सेटिस्फाई करना चाहिए, ठीक है। तो चलो भाई सेकंड के लिए जा रहे हैं। लेट पॉइंट P इज x,0,0 इज अ रिक्वायर्ड पॉइंट। तो उसके हिसाब से हमारा PA² इज इक्वल टू PB² इज इक्वल टू PC² होना चाहिए। सीधा अप्लाई करो आप। PA² मतलब क्या हो जाएगा हमारा, x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 0 का स्क्वायर मतलब 0 रहेगा। 0 माइनस 3 का स्क्वायर मतलब, इसको लिख दिया जी 0 माइनस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस 0 का स्क्वायर x² प्लस 0 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 2 का स्क्वायर x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 1 का स्क्वायर। कोई भी एक इक्वालिटी लेकर सॉल्व करो, तीसरे को सेटिस्फाई कर दे कि नहीं वो देखता है। इसको इधर ही सिंप्लीफाई कर लेते हैं। x² माइनस 4x प्लस 4, 0 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू, ये बन जाता है जी x² प्लस ये 9 एंड ये 4, x इज इक्वल टू 0 ही होना चाहिए इसके हिसाब से। और यहाँ पर हमारा मिलता है जी x² प्लस 1। पॉसिबल है क्या, ये इक्वालिटी अगर लेकर चलेंगे x² कैंसिल हो जाएगा, प्लस 9 4 प्लस 9 4 कैंसिल, माइनस 4x इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 0 ही आएगा। बट ये x इज इक्वल टू 0 इसको सेटिस्फाई, ये इक्वालिटी अगर लेकर चलेंगे x² कैंसिल हो जाता है। हमें ऐसा कोई पॉइंट नहीं मिलेगा विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए बी एंड सी, बट स्पेसिफिकली कौन से एक्सिस के ऊपर, एक्स एक्सिस के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर पॉइंट ए बी एंड सी व्हाट काइंड ऑफ ट्राइंगल ABC इज। तो हम आइदर एंगल्स के थ्रू चेकआउट कर सकते हैं या फिर साइड्स के थ्रू।
साइड्स के थ्रू चेकआउट करना इजी हो जाता है, बिकॉज साइड्स के लिए हमें सिर्फ कौन सा डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे जी, हम फाइंड आउट करेंगे जी ए बी, बी सी एंड ए सी, ये लेंथ हम फाइंड आउट करने वाले हैं। ठीक है, हमें ए और बी के कोऑर्डिनेट्स पता है, तो देखो इनके बीच का लेंथ क्या आएगा, 2 - 0 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस 3 - 2 का स्क्वायर, कितना हो गया जी ये, 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर 4, 4 प्लस 1 सॉरी 8, 8 प्लस 1 9, 9 का रूट 3। तो हमें कितना यूनिट्स मिला लेंथ, ए बी का 3 यूनिट्स। बी सी का लेंथ देखते हैं जी, बी सी तो 1 - 2 का स्क्वायर दैट इज -1 का होल स्क्वायर प्लस -3 प्लस 1 का स्क्वायर, -3 प्लस 1 -2 का स्क्वायर प्लस 1 - 3 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर। देखो ये कितना मिला जी हमें, ये भी हमें मिला जी 3 यूनिट्स। आइसोसेलेस तो पक्का है, आइसोसेलेस तो पक्का है। अब इक्विलैटरल हो सकता है कि नहीं, चेकआउट करते हैं। ए सी सी माइनस ए करेंगे तो रूट ओवर 1 - 0 का स्क्वायर 1 स्क्वायर, -3 -1 का स्क्वायर तो -4 का स्क्वायर प्लस 1 - 2 का स्क्वायर तो -1 का स्क्वायर। ये कितना हो जाता है जी, 16 प्लस 2 तो 18, 18 को 3√2 लिख सकते हैं। ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। अब देखो तीनों साइड्स के बीच में रिलेशन कैसा है, तीनों साइड्स के बीच में रिलेशन कैसा है। अगर ये 3 रहेगा, ये 3 रहेगा, तो देखो ना 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर 9 प्लस 9 18, √18 होना चाहिए ये, जो कि हमें मिला था। और ये क्या है जी हमारा 3√2। तो बेसिकली हमें क्या मिला जी, ये ए मिला है, ये बी मिला और ये सी मिला है। मैच हो रहा है क्या, देखो ए बी 3 यूनिट्स, बी सी 3 यूनिट्स एंड ए सी इज 3√2। ये तीनों साइड्स के बीच में कैसे कैसे निकालना है, बहुत सिंपल है। लेट्स जस्ट से दिस इज आवर ए, दिस इज आवर बी एंड दिस इज आवर सी, साइड्स के टर्म में ट्रायंगल्स एंड इट्स प्रॉपर्टीज। तीन साइड्स को हमने स्मॉल एबीसी पकड़ा। आपको सीधा क्या करना है, तीनों को एक इंक्रीजिंग या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर के हिसाब से, बड़ा वाला साइड बता सकते हो कौन सा है, सी है, तो सीधा क्या करना है भाई, सी स्क्वायर एक साइड पे रखो एंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दूसरी साइड पे रखो। ये मैंने बताया था बट वापस से रिपीट करता हूं। अगर ये इक्वल रहे तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है। अगर ये सी स्क्वायर अगर लेस देन अगर रहता तो ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल रहता, और ये अगर बड़ा वाला रहता तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल रहता। अब हमारा ये इक्वल है, इसलिए हमारा कौन सा टाइप का ट्रायंगल बनेगा, ये राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। आपको आइसोसेलेस है वो तो पता चल गया, बट आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल ये मतलब आपको ऑप्शन में कंफ्यूज करने के लिए दिया जा सकता है। ठीक है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। बी और सी लिखा तो गलत, ये बी लिखा तो सी नहीं हो रहा है, सी लिखा तो बी नहीं हो रहा है, डेल्टा आएगा फिर। समझ में आया क्वेश्चन ये, तो भाई यहाँ पर लिखो चाहे तो हमारा ट्रायंगल एबीसी कौन से टाइप का है जी, ट्रायंगल एबीसी इज आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। अब इसका एरिया निकालना तो बहुत इजी है। Since this is right angle triangle, half of base into height, कितना आएगा एरिया, 9/2 स्क्वायर यूनिट्स, 9/2 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, चलो नेक्स्ट वाले
क्वेश्चन पे चलता है। क्वेश्चन नंबर 3, हमें पॉइंट P दिया हुआ है और पॉइंट Q दिया हुआ है। फाइंड अ पॉइंट R सच दैट इट डिवाइड सेगमेंट PQ इन रेशियो 2:3, फर्स्ट इंटरनली, सेकंड एक्सटर्नली। ठीक है, तो देखो एक डायग्राम सेटअप करके चलता हूँ। सबसे पहले मैंने ये पॉइंट अज्यूम कर लिया, PQ बड़ा हो गया, थोड़ा छोटा कर लेते हैं। इंटरनल करना है ना पहले, चलो पहले इंटरनल कर रहे तो भाई इंटरनल के लिए देखेंगे। इंटरनली अगर ये मेरा पॉइंट P है, ये मेरा पॉइंट अगर Q है, तो पॉइंट R कैसा है? इट डिवाइड्स देम इंटरनली इन रेशियो 2:3। रेशियो जो 2:3 बोल रहा है पॉइंट P एंड Q के रिस्पेक्ट में, मतलब 2 डिस्टेंस P के साइड पे और 3 डिस्टेंस Q के साइड पे। किधर ज्यादा है? Q की साइड पे, मतलब ये किससे पास रहेगा? P वाले से पास रहेगा। तो हम ऐसा बोल सकते हैं भाई पॉइंट R ऐसा कुछ रहेगा और इसका रेशियो क्या रहेगा जी? इंटरनली 2:3। ये क्लियर है? नाउ सीधा पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स क्या है जी? 2, -1, 4, और पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट्स क्या है जी? 4, 3, 2। और इंटरनल वाला हमें फॉर्मूला पता है क्या होता है। ये जो 3 रहता है वो इसके कोऑर्डिनेट्स के साथ मल्टीप्लाई होता है और ये जो 2 रहता है वो उसके कोऑर्डिनेट्स के साथ मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, लाइक mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n, mz2 प्लस nz1 अपॉन m प्लस n। करो तो देखो पॉइंट R क्या बनेगा? 3 times of 2 plus 2 times of 4 upon 3 plus 2, comma 3 times of -1 plus 2 times of 3 upon 3 plus 2, comma 3 times of 4 plus 2 times of 2 upon 3 plus 2। थ्री टू 6, 4 टू 8, 6 प्लस 8 14। तो हमें क्या मिलता है जी? ये 14/5। नेक्स्ट -3 प्लस 6 प्लस 3, ठीक है, तो +3 अपॉन, कुछ गलत हुआ क्या? ओके, 3 4 जा 12, 4 2 2 जा 4, 16 अपॉन 5। तो भाई ऐसा पॉइंट R रहेगा जो हमारे PQ को कैसे डिवाइड कर रहा है जी? इंटरनली डिवाइड करेगा इन द गिवन रेशियो। ठीक है, सबको यही मिला? गलत मत बोलो, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने सॉल्व भी नहीं किया है। किस किसने सॉल्व किया है? ठीक है, एक्सटर्नल देखें। अब देखो एक्सटर्नल जब कर रहे हो तो भाई PQ के एक्सटर्नल साइड पे हमारे कितने एरियाज है भाई? 2 है एक्चुअली। मतलब अगर ये मेरा P और ये अगर मेरा Q अगर रहता है, एक्सटर्नल मतलब किधर रहेगा? एक तो ये साइड पे हो सकता है या फिर ये साइड पे हो सकता है। इंटरनल PQ वाला एक ही पार्ट था बीच में, बट एक्सटर्नल जब बात करें तो P वाले साइड पे हो सकता है या फिर Q वाले साइड पे हो सकता है। उसमें आपको जज करना है भाई एक्सटर्नली में ये किधर है। हमें क्या बोले जी? पॉइंट R अब एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है इन रेशो 2:3, 2:3। ये किससे छोटा वाला दिखा रहा है? P से। 2:3 में 2 वाला छोटा पार्ट है, ये किसके साइड पे है? P वाले साइड पे है। तो ये जो पॉइंट रहेगा ये P से पास रहेगा। हमने इंटरनल में भी वही बोला था, ये पॉइंट P से पास रहेगा। तो मतलब ये पॉइंट R कुछ इस तरीके से रहेगा सच दैट, अब देखो ये डिस्टेंस अगर 2 है तो ये डिस्टेंस अब क्या हो जाएगा जी? नाउ R डिवाइड्स PQ एक्सटर्नली इन रेशियो 2:3, मतलब PR अगर 2 रहेगा तो QR 3 होना चाहिए। ये समझ में आ गया? और जैसे ही हो जाता है हमें समझ में आता है कि भाई क्या होता है। 2P के साथ जा रहा है तो ये मल्टीप्लाई होगा Q वाले कोऑर्डिनेट्स के साथ, और 3 अगर Q के साथ जा रहा है तो ये मल्टीप्लाई होगा P वाले कोऑर्डिनेट्स के साथ। बराबर है?
तो देखो पी के कोऑर्डिनेट्स क्या है जी हमारे 2, -1, 4 एंड क्यू के कोऑर्डिनेट्स क्या है जी 4, 3, 2। अगेन आप चूज कर सकते हो लाइक आप 2 - 3 करना चाहते हो या 3 - 2। आई विल सजेस्ट बड़ा वाला लेंथ पहले ले लो, छोटा वाला लेंथ बाद में ले लो, मतलब आपको डिनोमिनेटर हमेशा पॉजिटिव ही मिलेगा। तो अब पॉइंट आर के कोऑर्डिनेट्स देखो हम किस तरीके से लिखेंगे। 3 को मैंने अगर पहला ले लिया बट 3 किसके साथ जा रहा है क्यू के साथ जा रहा है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स किसके साथ मल्टीप्लाई होंगे जी पी वाले के साथ। तो ये हो जाएगा जी हमारा 3 टाइम्स ऑफ 2 माइनस 2 टाइम्स ऑफ 4 डिवाइडेड बाय 3 - 2, 3 टाइम्स ऑफ -1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ 3 डिवाइडेड बाय 3 - 2, कॉमा 3 टाइम्स ऑफ 4 माइनस 2 टाइम्स ऑफ 2 डिवाइडेड बाय 3 - 2। और अगर आप अभी आप इंटरनली जो लिखे वाले रहेंगे ना उसमें और इसमें ऑब्जर्व करो डिफरेंस कुछ नहीं है, सिर्फ बीच में जो प्लस था अब उसकी जगह पर क्या है जी माइनस, यही है और कुछ नहीं है। तो इसलिए आपको वापस से डायग्राम बनाकर जाने की जरूरत नहीं है, बट हम ये प्रिपरेशन में करते हैं, ये ऑब्जर्वेशन, ये क्लियर है। मेन एग्जाम में क्या करना है इंटरनली एक्सटर्नली पूछा अगर रहेगा डायरेक्शंस में क्वेश्चन, पहला इंटरनली पॉइंट के लिए पूछा, दूसरा एक्सटर्नल, जो इंटरनल के लिए किया वही पर प्लस की जगह पर -4 रिप्लेस करो तो आपको एक्सटर्नल वाले भी मिल जाते हैं। अब देखो सबका डिनोमिनेटर क्या बन जाएगा 1, तो हमें सिर्फ अब देखो न्यूमरेटर ही मिलता है, तो देखो क्या मिलता है 3 × 2 6 -8, तो मतलब हमारा पहला पॉइंट हो जाता है -2। नेक्स्ट 3 × 2 -1 -3 -6, तो ये हो जाएगा -9। नेक्स्ट 12 - 4, तो ये हो जाएगा आपका +8। सबको यही मिला पॉइंट। आपको पॉइंट ए दिया है, पॉइंट बी दिया है, पॉइंट सी दिया है, चेक फॉर कोलिनियरिटी पूछा हुआ है। कोलिनियरिटी अगर रहता है तो सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, और अगर सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते इसका मतलब कोलिनियरिटी नहीं है। तो समझ में आ रहा है हमें चौथे वाले क्वेश्चन में क्या करना है। ठीक है, हमें पॉइंट ए बी और सी दिया हुआ है, हम क्या करेंगे जी कोई तो 2 पॉइंट्स एक्सट्रीम है, कोई तो एक पॉइंट बीच में है, ऐसा अज्यूम करके चलेंगे और कोलिनियरिटी अप्लाई करने का ट्राई करेंगे। एक्स को हुआ, वाई को हुआ, बट जेड को नहीं हुआ, मतलब नहीं कर रहा है। समझ में आ रहा है, तीनों पॉइंट्स को होना जरूरी है, ये क्लियर है। तो सबसे पहले गिवन डेटा के अकॉर्डिंग कौन सा पॉइंट किधर रहेगा जरा सोच के देखो, सिर्फ एक्स या फिर सिर्फ वाई या फिर सिर्फ जेड कोऑर्डिनेट के ऊपर फोकस करो। किसके ऊपर करना है, एक्स के ऊपर करना है। ओके, ये -2 है, ये +1 है, ये +7 है, देखते ही समझ में आता है भाई -2 और +7 एक्सट्रीम है और ये जो 1 है वो बीच में आता है। ठीक है, तो हम क्या पकड़ के चलते भाई, लेट ए सी, ये जो लाइन सेगमेंट है उसको पॉइंट बी इंटरनली डिवाइड करता है इन रेशियो k:1 और λ:1, आप कुछ भी पकड़ के चल सकते हैं। हम ए बी अगर पकड़ते ना तो सी एक्सटर्नली डिवाइड करता है, सिंस वी आर कंफर्टेबल विथ इंटरनल, इसलिए हम ये वाला करते हैं पार्ट, एक्सट्रीम पॉइंट्स हम ढूंढते हैं। ये क्लियर है। लेट बी डिवाइड्स ए सी in ratio λ:1 इंटरनली। ये इंटरनली क्यों लिखा वो उसका एक्सप्लेनेशन समझ में आया जी एवरीवन। हम एक्सट्रीम पॉइंट्स को एंड पर लेकर चल रहे हैं, जो बीच वाला मिल रहा है उसको हम बीच में अज्यूम करके चल रहे हैं। ओके, देयरफॉर अब बी के कोऑर्डिनेट्स क्या होने चाहिए,
इसके अकॉर्डिंग देखो ना, अगर मेरा ये पॉइंट ए है और ये सी है, बी इधर किधर तो बीच में आता है, लेट से बी इधर आता है, और हम कौन से वाले रेशियो में बोल रहे हैं जी, लैम्बडा इज टू 1 में बोल रहे हैं। तो अब ये लैम्बडा किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, सी के कोऑर्डिनेट्स के साथ मल्टीप्लाई होगा, और ये जो 1 रहेगा वो हमारे ए के कोऑर्डिनेट्स के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो देखो ए के कोऑर्डिनेट्स हमें क्या दिए है जी, -2, 3, 5, और सी के कोऑर्डिनेट्स क्या दिए जी, 7, 0, -1 दिए। पहले ये कैलकुलेट कर लेते हैं। देखो क्या आ जाएगा आपका, लैम्बडा टाइम्स ऑफ 7 प्लस 1 टाइम्स ऑफ -2 अपॉन लैम्बडा प्लस 1 कॉमा लैम्बडा टाइम्स ऑफ 0 0 प्लस 1 टाइम्स ऑफ 3 अपॉन लैम्बडा प्लस 1 कॉमा लैम्बडा टाइम्स ऑफ -1 माइनस लैम्बडा 1 टाइम्स ऑफ 5 प्लस 5 अपॉन लैम्बडा प्लस 1। ये होना चाहिए पॉइंट बी। अगर ए सी के बीच में भी इस तरीके से कि भाई ए बी सी आर कोलिनियर, तो भाई पॉइंट बी कुछ इस तरीके से होना चाहिए। बट पॉइंट बी क्या गिवन है, पॉइंट बी इज गिवन एज 1, 2, 3। किसी भी एक पार्ट को इक्वेट करो, मतलब आइदर आप एक्स कोऑर्डिनेट को इक्वेट करो, या फिर वाई कोऑर्डिनेट को इक्वेट करो, या फिर आप जेड कोऑर्डिनेट को इक्वेट करो, आपको किसका वैल्यू मिलेगा, हिंट देता हूं, लैम्बडा का, एक ही अननोन है। तो लैम्बडा एक्स के लिए कैलकुलेट करो, वाई और जेड को होता है कि नहीं क्रॉस चेक करो, या फिर वाई के लिए करो, एक्स और जेड को क्रॉस चेक करो, या फिर जेड के लिए करो, या फिर एंड एक्स एंड वाई को क्रॉस चेक करो। बट सेटिस्फाइड तीनों को करना चाहिए, एक को मिला हुआ बाकी दोनों को सेटिस्फाई करना जरूरी है। इसलिए अभी अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं पता है क्या, तीनों को एक साथ शुरू कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल कंपेयर अगर करेंगे तो क्या मिलना चाहिए, 7 लैम्बडा -2 अपॉन लैम्बडा प्लस 1 इज इक्वल टू 1। चलो इसको सॉल्व करके देखते हैं क्या मिलेगा जी, 7 लैम्बडा -2 इज इक्वल टू लैम्बडा प्लस 1, यहाँ पर सिर्फ 6 लैम्बडा बचेगा, यहाँ का -2 उधर जाएगा +2, तो यहाँ पर हो जाएगा +3। देखो लैम्बडा का वैल्यू क्या मिला, 1/2 मिला। ओके, इसको बॉक्स बना देते हैं। दूसरे वाले को कंपेयर करते हैं, 0 + 3 मतलब 3, नीचे क्या है लैम्बडा प्लस 1 इज इक्वल टू 2, तो देखो आपको क्या मिलता है, 3 इज इक्वल टू 2 लैम्बडा प्लस 2। ठीक है, आपका देखो लैम्बडा का वैल्यू क्या हो जाता है, अब यहाँ पर इधर जाएंगे तो ये अगेन ये हो जाता है जी आपका 1/2। इसको भी कंपेयर करके देखते हैं, माइनस लैम्बडा प्लस 5 मतलब सीधा 5 माइनस लैम्बडा लिख देते हैं, अपॉन लैम्बडा प्लस 1 इज इक्वल टू 3, मल्टीप्लाई कर दो तो 5 माइनस लैम्बडा इज इक्वल टू 3 लैम्बडा प्लस 3, यहाँ पर गया तो ये हो जाएगा 4 लैम्बडा, और ये इधर आएगा तो 2 हो जाएगा। तो अगेन आपको लैम्बडा का वैल्यू क्या मिला जी, 1/2। तीनों जगह पर आपको लैम्बडा का वैल्यू क्या मिला, 1/2 सेम मिला। तो हाँ भाई ए बी सी आर कोलिनियर पॉइंट्स। वो भी कौन से रेशियो में डिवाइड करता है जी, बी 1:2 इंटरनल। कैसे निकालेगा, वेक्टर्स बना के ना कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखिए हमने कौन सा वाला फॉर्मूला अप्लाई किया, सेक्शन वाला फॉर्मूला। वेक्टर्स के थ्रू जाना है क्या, वेक्टर्स के थ्रू देखते हैं, चलो। check for collinearity, let point A, point B and point C are collinear। अगर ये कोलिनियर अगर रहेंगे तो हम क्या कर सकते हैं भाई, एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर के टर्म में लिख सकते हैं। ये समझ में आ रहा है एवरीवन? जब कोलिनियर होते हैं मतलब एक ही डायरेक्शन में जाने वाले वेक्टर होते हैं, उनका सिर्फ मैग्नीट्यूड अलग अलग होता है, सेंस तो सेम होता है। ठीक है, तो देखो ए मेरा सबसे एक साइड वाला पॉइंट है, इधर बी और इधर सी है, ए बी और सी। मैंने क्या लिखा, वेक्टर ए बी और वेक्टर ए सी।
अगर कोलिनियर ये तीनों पॉइंट्स रहेंगे तो ए बी और ए सी सेम डायरेक्शन में जाने वाले रहेंगे, उन दोनों का सेंस सेम रहेगा, उनका सिर्फ क्या अलग रहेगा, मैग्नीट्यूड अलग रहेगा। और मैग्नीट्यूड मतलब बेसिकली क्या रहता है, सिर्फ एक स्केलर क्वांटिटी ही है। हम ये लिख सकते हैं, अगर हम ये लिख पाए तो हम क्या बोल सकते हैं जी, हमारे पॉइंट्स ए बी सी आर कोलिनियर। सो अज्यूमी करके चलो, तो हमने क्या लिखा जी, वेक्टर ए बी इज इक्वल टू एन टाइम्स ऑफ वेक्टर ए सी। अब वेक्टर ए बी हम कैसे लिखते हैं जी, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए लिखेंगे, ठीक है। पॉइंट बी क्या रहेगा जी हमारा, 1, एंड माइनस है मतलब 1 माइनस ऑफ -2 3 आई कैप, 2 -3 माइनस जे कैप, 3 -5 -2 के कैप। हमें ये मिल गया जी वेक्टर ए बी। अब वेक्टर ए सी निकालते हैं। वेक्टर ए सी देखो क्या आ जाएगा आपका, पोजीशन वेक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, 7 माइनस ऑफ -2 +9 9 आई कैप, 0 -3 जे कैप, -1 -5 -6 के कैप। 3 कॉमन ले सकते हैं, 3 कॉमन ले लिया तो देखो क्या मिला जी हमें, 3 आई कैप माइनस जे कैप -2 के कैप। बट ये क्या है भाई, ये तो हमारा है जी वेक्टर ए बी, और ये हमने क्या कैलकुलेट किया, वेक्टर ए सी। तो वेक्टर ए सी इज इक्वल टू हमें क्या मिला जी, 3 टाइम्स ऑफ वेक्टर ए बी। एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर के टर्म में लिख सकते हैं, तो फॉर श्योर ये तीनों पॉइंट्स क्या रहेंगे जी, कोलिनियर रहेंगे। क्लियर है? देयर आर मल्टीपल वेज, ठीक है। सेक्शन फॉर्मूला कोऑर्डिनेट सिस्टम के थ्रू जाना चाहते हो, ये वाला पार्ट आप वेक्टर्स के थ्रू जाना चाहते हो, ये कार्टेशियन मेथड, ये वेक्टर मेथड, ठीक है। डोंट वरी, 3D में ये बाइफरकेट होने वाला है, एक चीज को करने के आपको 2 तरीके पता चल ही जाते हैं, बट हम क्या करते हैं, हम प्रेफर कौन सा करना चाहते हैं वो हमारा चॉइस रहता है। अब अगर कोई स्टूडेंट है जिसका वेक्टर काफी स्ट्रॉन्ग है, आई विल ट्राई दिस, बट हमारा सेक्शन फॉर्मूला हमें कभी धोखा देता है क्या, देता है कैलकुलेशन में, कैलकुलेशन वैसे हर जगह पर है, ठीक है। बट कन्वीनियंट अगर करेंगे 19-20 सेक्शन फॉर्मूला कन्वीनियंट हो जाता है, ठीक है। व्हाट इफ अगर हमें पूछा रहेगा कौन से रेशियो में डिवाइड करते हैं, तो तब तो यही लेना पड़ेगा, क्योंकि हमें सिर्फ वो चेकआउट करने को नहीं मिल रहा है, हमें साथ में क्या मिल रहा है, रेशियो भी मिल रहा है। अब देखो ये जो रेशियो मिला और ये जो स्केलर मिला, उन दोनों के बीच में रिलेशन है 1 + 2 = 3, सिंस इट इज हैपनिंग इंटरनली। एक साइड पे 1 लेंथ है, दूसरे साइड पे 2 लेंथ है, ठीक है। तो देखो 3D के अंदर कुछ कंसेप्ट्स हमारे 2D के साथ मेल खाते हैं, एरिया वाला पार्ट छोड़ के, वो भी हमने देखा था। ओके चलो नेक्स्ट वाले पार्ट पे चलते हैं अब। हमने अब तक 3D के अंदर लास्ट लेक्चर में क्या लिया, सबसे पहले एक पॉइंट लिया था, उसका लोकेशन देखा, हमने एक कॉलम बनाया था, एक्स वाई और जेड आइदर दे आर, तीनों प्लस माइनस कुछ भी हो सकते हैं। हमारे ऑक्टेंट्स बने थे, कितने ऑक्टेंट बने थे, नाम में ही है, 8 बने थे, ठीक है। और उनके जो सिग्नेचर है, उनके जो साइंस है, वही हमारे क्या होता है जी भाई, डायरेक्शन रेशियोज या फिर डायरेक्शन कोसाइंस के भी वही साइन आता है, ठीक है। हमारे कौन से ऑक्टेंट की तरफ पॉइंट जा रहा है, सो डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन रेशियोज। अब हम क्या करेंगे भाई, 3D के अंदर स्ट्रेट लाइन इंट्रोड्यूस करने वाले हैं, ठीक है।
अब जब भी स्ट्रेट लाइन 2D में आता था तो हमें उसका स्लोप रहता था, बट वो जो स्लोप है वो कौन से डायमेंशन में बात कर रहे हैं, m या फिर tan थीटा इन 2 डायमेंशन। अब जब हम 3D के अंदर एक स्ट्रेट लाइन लेकर आ रहे हैं तो भाई उसके भी जो बिहेवियर रहेगा उसका वो भी हमें डिफाइन करना रहता है, बट वो जो बिहेवियर रहेगा वो बेसिकली किसके टर्म में रहेगा जी भाई, डायरेक्शन रेशो एंड डायरेक्शन कोसाइन। अब कैसे कि देख लो, ऑब्जर्व करना, लिखना मत। मेरा एक स्ट्रेट लाइन है, हमने वेक्टर को कैसे डिफाइन किया था भाई, किसी भी स्ट्रेट लाइन का एक छोटा सा पार्ट अगर हमने निकाला ले, जैसे दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी, तो हमारा ये क्या बना था जी, वेक्टर ए बी। इसका जो लेंथ था वो इसका मैग्नीट्यूड था, ए से लेकर बी इसका सेंस था, और ये जो स्ट्रेट लाइन कैपिटल एल जो हमने लिखा है ये इसका क्या था, सपोर्ट था। अब मेरा सिंपल सवाल है, एक स्ट्रेट लाइन का बिहेवियर कभी चेंज होता है क्या, नाम में ये स्ट्रेट लाइन, उसका बिहेवियर हमेशा फिक्स होता है। हमने जो ये वेक्टर निकाला था ये इसी लाइन सेगमेंट, सॉरी ये इसी स्ट्रेट लाइन का पार्ट है। तो हमारा सिंपल क्वेश्चन, ये दोनों पैरेलल है, मतलब दोनों का बिहेवियर क्या रहेगा, सेम रहेगा। और जब भी एक वेक्टर रहता है उसके क्या होते हैं, डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं, डायरेक्शन रेशियोज होते हैं। तो मेरा सिंपल स्टेटमेंट, मेरा एक क्वेश्चन है, तो जो वेक्टर ऑलरेडी एक स्ट्रेट लाइन का पार्ट है और जो वेक्टर ऑलरेडी खुद के डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन रेशियोज लेकर आता है, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं इस वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन रेशियोज जो रहेंगे वही ये बड़े वाले स्ट्रेट लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन रेशियोज रहेंगे? बोल सकते हैं एवरीवन? थ्योरी समझ में आ रहा है? हमने डायरेक्शन कोसाइंस डायरेक्शन रेशियोज अब तक वेक्टर के लिए ले गए, बट वेक्टर में हमने शुरुआत में क्या देखा था, उसके जो 3 कैरेक्टरिस्टिक थे उसमें से सपोर्ट नाम का एक चीज रहता है जिसकी वजह से हम इस वेक्टर को इस स्ट्रेट लाइन के साथ कंपेयर कर सकते हैं। दीज टू आर पैरेलल, पैरेलल का मतलब सेम बिहेवियर, तो जो इसके डीसी एंड डीआर रहेंगे वही इसके डीसी एंड डीआर रहेंगे। ये क्लियर है? इसको अब एक थ्योरी वाले फॉर्मेट में लिख लेते हैं। डिफाइन कर लेंगे जी सीधा, द डायरेक्शन कोसाइंस, अब डायरेक्शन बोलो डायरेक्शन बोलो कोई प्रॉब्लम नहीं है, द डायरेक्शन और डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए स्ट्रेट लाइन are defined as direction cosines of a vector whose support is given straight line। हमारा ये जो गिवन स्ट्रेट लाइन है ये जिस वेक्टर का सपोर्ट है और उसी वेक्टर के जो डायरेक्शन कोसाइंस रहेंगे वही हमारे स्ट्रेट लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस रहेंगे। लेट जैसे मेरा ये एक वेक्टर है, दिस इज O एंड दिस इज P, और मेरा एक स्ट्रेट लाइन है जो कहीं और से जा रहा है, बट इट इज सच दैट दिस स्ट्रेट लाइन कैपिटल L इज पैरेलल टू वेक्टर OP। ठीक है, अब हमने क्या देखा था, स्ट्रेट लाइन को, सॉरी वेक्टर को अगर हम पैरेलली कहीं पर भी शिफ्ट अगर करें
उसके सेंस में कोई चेंज होता है क्या? उसके लेंथ में कोई चेंज होता है क्या? नहीं। बट हमारे स्ट्रेट लाइन के पास लेंथ नहीं रहता है, उसका सिर्फ खुद का एक सेंस होता है, या फिर हम बोल सकते हैं भाई एक बिहेवियर रहता है, उसका एक स्लोप रहता है। तो अगर ये दोनों वेक्टर्स, सॉरी ये वेक्टर और ये स्ट्रेट लाइन अगर पैरेलल है तो हम इसको कंपेयर कैसे कर सकते हैं? इस पैरेलल लाइन को अगर मैं शिफ्ट अगर करूंगा, इस स्ट्रेट लाइन को अगर मैं पैरेलली अगर शिफ्ट करूंगा, मैं यहां पर पुट कर सकता हूं, या फिर वेक्टर को यहां से उठाकर यहां पर पुट कर सकता हूं। बट जब भी मैं इस पैरेलल लाइन को पैरेलली शिफ्ट करूंगा और ओरिजिन पे रखूंगा, तो ओरिजिन पे रखने के बाद ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस के साथ एंगल तो वही बनाएगा जो वेक्टर बनाता था। सो इंस्टेड ऑफ टेकिंग दिस लाइन पैरेलली देयर, हम सीधा क्या करते हैं, ऑलरेडी पता है वेक्टर ओपी एंड स्ट्रेट लाइन आर पैरेलल, तो भाई जो एंगल वेक्टर ये तीनों एक्सिस के साथ बनाता है, वही एंगल ये स्ट्रेट लाइन तीनों एक्सिस के साथ बनाएगा। एग्जैक्टली ओरिजिन पे नहीं बनाएगा, बट जिधर किधर भी जाएगा बनाएगा तो फॉर श्योर। ये समझ में आ रहा है? 2D में ऑब्जर्व करना, 3 में अगर सोच नहीं पा रहे हो तो लेट्स जस्ट से ये मेरा स्ट्रेट लाइन है, ये हमारा एक्स एक्सिस के साथ क्या एंगल बनाता है? थीटा। तो हम इसका स्लोप क्या बोल देते हैं? tan थीटा। अब इसी लाइन को अगर मैं पैरेलली ऊपर अगर शिफ्ट किया, यू विल बी लाइक सर अब ये इंटरसेक्ट कहाँ कर रहा है? मजेदार बात, ये लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, उसका लेंथ कितना रहता है? इनफाइनाइट होता है। ये थीटा उसकी जगह आप किधर बनाएगा? इधर बनाएगा, बट बनाएगा तो फॉर श्योर। ये समझ में आ रहा है? देयरफॉर क्या करो, एक छोटा सा डायग्राम बना लो, ये 4 से 5 लाइन में। डायग्राम में एक और पार्ट बनाना, हमने कैसे लिया ये, लेट जैसे हमें ओपी का लेंथ पता है, हमने क्या किया जी, ओपी के लेंथ के हिसाब से ओ के जैसा हमने एक पॉइंट ले लिया ए, और ओ से जितना लेंथ पे पी है, इसी स्ट्रेट लाइन पे हमने क्या कर लिया जी, पॉइंट बी ले लिया। तो अब यहाँ पर हमारा वेक्टर ए बी बन जाता है, सच दैट हमारा वेक्टर ए बी इज इक्वल टू वेक्टर ओपी। पहले तीनों एक्सिस बना लो, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लो, उसी को पैरेलल ओरिजिन के थ्रू जाने वाला एक वेक्टर बना लो, उस वेक्टर को नाम दे दो ओपी। वेक्टर ओपी एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के साथ क्या एंगल बनाता है वो लिख लेना, अल्फा बीटा एंड गामा। एंड फाइनली ओपी का ही लेंथ का हमने गिवन स्ट्रेट लाइन के ऊपर 2 पॉइंट्स ले लिए, such that vector AB is equal to vector OP। तो चाहे तो ये भी लिख लेना जी, वेक्टर OB straight line L is support of vector OP। इसका मतलब L is parallel to vector OP। therefore की जगह अब हम since से शुरुआत कर सकते हैं। since vector OP is parallel to line capital L, we assume vector AB or vector BA on straight line L such that
मॉडुलस ऑफ ओपी इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ ए बी। अब वेक्टर ए बी वेक्टर बी है, कुछ भी पकड़ के चल सकते हो। अगर आप कंफ्यूजन नहीं चाहते तो भाई इसको हटा दो। अज्यूम वेक्टर ए बी ऑन लाइन एल सच दैट उनका मॉडुलस इज सेम। अब देखो वेक्टर ओपी का सपोर्ट एल है, ए बी का भी सपोर्ट एल है, तो ऑब्वियसली वेक्टर ओपी एंड वेक्टर ए बी क्या रहेंगे, पैरेलल रहेंगे। देयरफॉर वेक्टर ओपी इज पैरेलल विथ वेक्टर ए बी। तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ओपी आर डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए बी विच आर डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ स्ट्रेट लाइन एंड, ठीक है। वेक्टर ओपी मैक्स angles alpha, beta, gamma with x, y and z axis respectively. Therefore, direction cosines of vector OP क्या रहेंगे जी, cos of alpha, cos of beta and cos of gamma. Therefore, direction cosines of वेक्टर ए बी या फिर आप सीधा क्या बोल सकते हो जी, स्ट्रेट लाइन एल, उसके भी डायरेक्शन कोसाइंस क्या रहेंगे जी, कॉस अल्फा, कॉस बीटा एंड कॉस गैमा। और हम जानते हैं हम क्या लिखते हैं जी, कॉस अल्फा को स्मॉल एल, कॉस बीटा को स्मॉल एम, कॉस गैमा को स्मॉल एन। तो हमारा स्ट्रेट लाइन तीनों एक्सिस के साथ जो एंगल बनाता है उसकी मदद से हम क्या निकालते हैं जी, डायरेक्शन कोसाइंस निकालते हैं, ठीक है। अब देखेंगे जी हम डायरेक्शन रेशियोज कैसे निकालेंगे। फर्स्ट थिंग, एक स्ट्रेट लाइन को यूनिक बनाने के लिए हमें कम से कम कितने पॉइंट्स चाहिए, दो चाहिए। तो कोई भी दो पॉइंट्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन अगर मिल जाता है, हमने देखो वहां पर वेक्टर ए भी अज्यूम किया, यहाँ पर इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर हमने वेक्टर ए भी अज्यूम किया, बट यहाँ पर हमने बेसिकली क्या, सबसे पहले पॉइंट ए एंड पॉइंट बी अज्यूम किया था। लेट्स जस्ट से आवर पॉइंट इज x1 y1 z1 and point B is x2 y2 z2। अब हमें वेक्टर OP के जैसे अगर एंगल्स पता रहेंगे, एंगल को कोसाइन लगाएंगे तो भाई डायरेक्शन कोसाइन मिल जाएगा। बट व्हाट इफ हमें एंगल नहीं दिए, याद आ रहा है हमने बिहेवियर ऑफ अ स्ट्रेट लाइन में देखा था, हमें एक तो थीटा दिया रहेगा तो हम tan थीटा लगाकर स्लोप निकालते थे, या फिर हमें कितने पॉइंट्स दिए थे, दो पॉइंट्स दिए थे, तो हमने स्लोप कैसे निकाला था, x1 y1 x2 y2, अगर दो पॉइंट्स थे तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 निकाला था, याद आ रहा है। सेम तरीका इधर होने वाला है, अगर आपको एंगल पता है तो डायरेक्शन कोसाइंस, बट अगर आपको पॉइंट्स अगर पता रहेंगे तो हम सीधा क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, डायरेक्शन रेशियोज। एंड सिंस हम इन दोनों के बीच में जा सकते हैं, कन्वर्जन आराम से कर सकते हैं। एवरीबॉडी रिमेंबर्स राइट, ये यूनिक होते हैं, इसके मल्टीपल वैल्यूज होते हैं। सो सेकंड वाले तरीके से डिफाइन करते जी आप डायरेक्शन रेशियोज को। लेट पॉइंट ए x1 y1 z1 and point B x2 y2 z2
belong on straight line capital L. Then direction ratios of vector OP are in proportion with direction ratios of वेक्टर ए बी। देखो हमारा वही सेटअप है, वापस से हमने स्ट्रेट लाइन लिया है, ओपी इज इक्वल टू ए बी है, ठीक है। सो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ वेक्टर ए बी क्या रहेंगे जी? सिंपल, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 एंड z2 माइनस z1। और हम क्या जानते हैं, कोई भी एक वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन रेशियोज हमेशा प्रोपोर्शन में रहता है, ठीक है। मतलब इनके साथ अगर हम cos अल्फा, जो प्रीवियसली डायरेक्शन कोसाइंस निकाले थे, cos बीटा या फिर cos गामा, इसकी जगह पर आप अगर L M एंड N भी अगर लिखना चाहोगे तो भी चल जाएगा। ये अगर करोगे तो आपको ये क्या मिलेंगे जी? इक्वल मिलेंगे, सिंस दे आर ऑलवेज इन प्रोपोर्शन, ठीक है। इनके क्वेश्चंस करेंगे, डोंट वरी। बट एक पार्ट तो समझ में आ गया यहां से, हमें स्ट्रेट लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस और डायरेक्शन रेशियोज हम वैसे निकालते हैं जैसे हम एक वेक्टर के लिए पकड़ते हैं। एवरीवन क्लियर है? ओके। इसका पर्पस क्या रहता है? अगेन हमें एंगल बिटवीन स्ट्रेट लाइंस निकालने के लिए, बिहेवियर का मेन पर्पस वही रहेगा, ठीक है। तो चलो सबसे पहले इसका पहला वाला एप्लीकेशन देख लेते हैं, कैसे निकाल सकते हैं, समझ में आ गया? डीसी या फिर डीआर। एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइंस, ठीक है। अब यहां पर आगे जाने से पहले लेट जैसे दिस इज माय वन स्ट्रेट लाइन एंड दिस इज माय अनदर स्ट्रेट लाइन इन 3D स्पेस। ये मेरा एक यूनिट वेक्टर है जो इस स्ट्रेट लाइन को पैरेलल है, और ये एक मेरा यूनिट वेक्टर है जो इस स्ट्रेट लाइन को पैरेलल है। तो मेरा सिंपल क्वेश्चन, ये दो स्ट्रेट लाइंस के बीच में जो एंगल बनेगा वही एंगल मैं इन दो वेक्टर्स को अगर ऐसा रखूंगा, इनके बीच में भी वही एंगल बनेगा। एवरीवन बराबर है? तो मतलब इंस्टेड ऑफ फाइंडिंग आउट एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइंस, हम सीधा क्या करेंगे, इस स्ट्रेट लाइन को पैरेलल ये यूनिट वेक्टर है, इस स्ट्रेट लाइन को पैरेलल ये यूनिट वेक्टर है, तो भाई इन दो यूनिट वेक्टर्स के बीच का ही एंगल निकाल लेता है। हम जानते हैं एंगल बिटवीन वेक्टर्स निकालने के लिए हम किसको यूज करते हैं? डॉट प्रोडक्ट को यूज करते हैं। समझ में आ रहा है? सो एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइंस मतलब ही हम क्या करने वाले हैं जी, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स निकालने वाले। तो दिस इज नॉट अ न्यू कंसेप्ट, क्लियर है? हम बस वेक्टर्स को रेफर करके चल रहे हैं। सो लेट कैपिटल L1 एंड कैपिटल L2 आर two straight lines in 3D space, and vector A and vector B are two vectors parallel to them.
रिस्पेक्टिवली, मतलब वेक्टर A is parallel to L1 and vector B is parallel to L2. That is, vector A1 is parallel to L1 and vector B is parallel to straight line L2. So let again, हमने क्या कैलकुलेट किया जी, ए कैप. ठीक है, ए कैप मतलब क्या रहेगा, वेक्टर ए के अलोंग जाने वाला एक यूनिट वेक्टर रहेगा. सो लेट ए कैप इज एल आई कैप, सॉरी L1 I cap plus M1 J cap plus N1 K cap, and vector B cap is L2 I cap plus M2 J cap plus N2 K cap. तो हम यहाँ पर क्या बोल सकते हैं जी, एंगल बिटवीन L1 एंड L2 इज इक्वल टू एंगल बिटवीन A कैप एंड B कैप. ये समझ में आ रहा है, हमने जो भी थ्योरी में बोला वो यहाँ तक ऐसे, और हम एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स निकालना जानते हैं. क्या रहता है जी, cos थीटा इज इक्वल टू A cap dot B cap अपॉन मॉड ऑफ A cap इंटू मॉड ऑफ B cap, ऐसे ही आएगा. और हम जानते हैं भाई ये यूनिट वेक्टर्स है तो इनका मॉड तो हमेशा 1 आने वाला है. ऊपर देखो डॉट डॉट प्रोडक्ट में क्या होगा, ये कैप कैप साथ में जाते हैं स्केलर प्रोडक्ट में. तो देखो हमें cos थीटा इज इक्वल टू क्या मिलता है, cos थीटा इज इक्वल टू L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2. ये मिल जाता है जी हमें एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइंस इन टर्म्स ऑफ डायरेक्शन कोसाइंस. अब यहीं पर हम क्या करते हैं जी भाई, अब कुछ स्पेशल कंडीशंस रहती है. फॉर एग्जांपल दो लाइंस कैसी हो सकती है, स्पेशल कंडीशन, पैरेलल हो सकती है या फिर परपेंडिकुलर हो सकती है. पैरेलल अगर रहेंगी तो भाई cos थीटा क्या होना चाहिए, पैरेलल मतलब थीटा इज इक्वल टू 0 रहेगा और cos 0 1 होता है, cos 0 1 होता है. ठीक है, सो कंडीशन फॉर पैरेलल लाइंस हम सीधा बोल के चलते हैं जी, इफ L1 is equal to L2, M1 is equal to M2 and N1 is equal to N2. हम रेशो नहीं ले रहे हैं, सीधा इक्वल, क्योंकि भाई डायरेक्शन कोसाइंस यूनिक होते हैं, उनके मल्टीपल वैल्यूज तो आने नहीं वाले, इसलिए प्रोपोर्शन की बात नहीं करेंगे. अब ये ए कैप और बी कैप अगर सेम ही रहेंगे तो मतलब क्या रहेंगे, वो पैरेलल रहेंगे. देखो अब L1 इज इक्वल टू L2, M1 इज इक्वल टू M2 एंड N1 इज इक्वल टू N2 अगर डालेंगे तो ये क्या हो जाता है, देखो L1 इज इक्वल टू L2 मतलब ये L1 स्क्वायर, ये M1 स्क्वायर, वो N1 स्क्वायर, और हम क्या जानते हैं L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1. और थीटा को हमने 0 रखा था तो cos 0 क्या होता है, 1, सेटिस्फाई करता है. ठीक है, तो अगर ऐसा अगर कभी हुआ, कोई भी दो स्ट्रेट लाइंस के जो भी आपने वेक्टर्स ले लिए उनके डायरेक्शन कोसाइंस अगर सेम रहे तो हम सीधा क्या बोलेंगे जी, आवर लाइंस आर पैरेलल. नेक्स्ट कंडीशन फॉर परपेंडिकुलर लाइंस, देखो हमने जो फॉर्मूला निकाला उसी के ऊपर ऑब्जर्व कर रहे हैं बस, नथिंग एल्स. क्या रहेगा जी, परपेंडिकुलर लाइंस मतलब थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 90 डिग्री, और cos 90 क्या होता है 0 होता है. इसका मतलब ये RHS इज इक्वल टू 0 आना चाहिए. तो हम सीधा क्या लिखेंगे जी,
L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 जब इक्वल टू 0 हो जाता है तब हमारी स्ट्रेट लाइंस कैसे होती है जी? पैरेलल होती है, सॉरी परपेंडिकुलर होती है। डीसी के टर्म में कोई डाउट? हम इसके ऊपर क्वेश्चंस कैसे करेंगे? बहुत सिंपल है। हम स्ट्रेट लाइन को डिफाइन नहीं कर रहे हैं अभी। स्ट्रेट लाइन को डिफाइन कैसे करेंगे भाई? ये दो पॉइंट से एक स्ट्रेट लाइन जा रहा है, तो बताओ उन दोनों के बीच का एंगल कितना रहेगा? लाइकवाइज, ठीक है करेंगे। बट डीसी वाला पार्ट समझ में आ गया? हम क्या कर रहे हैं? एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइंस, बट पहले किसके टर्म में निकाला? अगर हमें डायरेक्शन कोसाइंस पता रहेंगे तो। व्हाट इफ हमें डायरेक्शन कोसाइंस नहीं पता और हमें क्या पता है जी? डायरेक्शन रेशियोज। वो अज्यूम करके चलता है। So let's start with this. Same setup. Let L1 and L2 are two straight lines in 3D space, and vector A is parallel to L1 and vector B is parallel to L2. हमने ये अज्यूम कर लिया। अब लेट जैसे हमने वेक्टर ए को हमने क्या लिखा जी? A1 I कैप प्लस A2 J कैप प्लस A3 K कैप। अब ध्यान देना, यहाँ पर मैंने वेक्टर ए लिया है डायरेक्शन रेशियोज में। डायरेक्शन कोसाइंस में क्या लिया था? यूनिट वेक्टर ए लिया था। नॉर्मल वेक्टर रहेगा तो डायरेक्शन रेशियोज के लिए जाएंगे, यूनिट वेक्टर लेंगे तो डायरेक्शन कोसाइंस के लिए जाएंगे। ठीक है, हमने वेक्टर बी लिया जी, B1 I कैप प्लस B2 J कैप प्लस B3 K कैप। और हमारी कन्वीनियंस के लिए हम क्या करेंगे जी भाई? मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर है और मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर बी वो भी कैलकुलेट कर लेंगे साथ में। मॉड ऑफ वेक्टर ए क्या रहेगा जी? रूट ओवर A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर। इसके अकॉर्डिंग मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी क्या रहेगा जी? रूट ओवर B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस B3 स्क्वायर। ठीक है, अब क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं? एंगल बिटवीन L1 एंड L2 इज इक्वल टू एंगल बिटवीन वेक्टर A एंड वेक्टर B। सेम प्रीवियस के जैसा ही है। और हम जानते हैं एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स कैसे निकालते जी? हम cos थीटा इज इक्वल टू वेक्टर A डॉट डॉट वेक्टर B अपॉन मॉड A इनटू मॉड B। मुझे A पता है, B पता है, उनका डॉट डॉट कैसे करते हैं वो भी पता है, मुझे मॉड A पता है, मॉड B पता है, सीधा वैल्यू डाल सकते हैं। तो देखो हमें cos थीटा क्या मिलता है? cos थीटा इज इक्वल टू A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3 डिवाइडेड बाय रूट ओवर A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर इनटू रूट ओवर B1 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस B3 स्क्वायर। This is angle between two straight lines in terms of direction ratios. याद रखना बहुत इजी है। डायरेक्शन कोसाइंस में आपका डिनोमिनेटर इज 1, आपका सिर्फ L1, आपका सिर्फ L11 सिर्फ न्यूमरेटर में रहता था। डायरेक्शन रेशियोज में क्या हो रहा है? आपका मॉडुलस भी आने वाला है। अगेन सेम ऑब्जर्वेशंस, अगर हमारा ये पार्ट है, दो स्ट्रेट लाइंस अगर थीटा बनाती है एंगल, तो स्पेशल केस क्या होगा? आइदर लाइंस आर पैरेलल और लाइंस आर परपेंडिकुलर। पैरेलल लाइंस अगर रहेंगी तो क्या होगा?
डायरेक्शन कोसाइंस क्या थे, इक्वल थे। डायरेक्शन कोसाइंस अगर इक्वल रहेंगे तो भाई डायरेक्शन रेशियोस प्रोपोर्शन में होने चाहिए। तो हम यहाँ पर क्या बोलते हैं, कंडीशन फॉर पैरेलल लाइंस अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन रेशियोस, a1 अपॉन b1 इज इक्वल टू a2 अपॉन b2 इज इक्वल टू a3 अपॉन b3 अगर मिला तो हमारे स्ट्रेट लाइंस कैसे रहेंगे जी, पैरेलल रहेंगे, 0 डिग्री या फिर 180 डिग्री बनाने वाले। ये रेशियो अगर पॉजिटिव आया 0, रेशियो अगर नेगेटिव आया तो 180। कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलर लाइंस, परपेंडिकुलर मतलब थीटा इज इक्वल टू 90, cos 90 इज 0, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर 0 है, तो इसका मतलब क्या है, न्यूमरेटर 0 होगा। हम क्या बोलते हैं जी, कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलर लाइंस इफ a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3 इज इक्वल टू 0। हो गया नोट डाउन, क्वेश्चन ले लो एक। Direction ratios of two straight lines are given as 4 minus 3 5 and 3 4 5। डायरेक्शन रेशियोज को ब्रैकेट में मत लिखा करो, ऐसे ही नॉर्मली लिखा करो। फाइंड एंगल बिटवीन देम। देखो हमें डायरेक्टली यही फॉर्मूला अप्लाई करना है, आपको लिटरली a1 a2 a3 एंड b1 b2 b3 दिया हुआ है, समझ में आ रहा है। इसको थ्योरी में अगर सेंस करेंगे तो देखो क्या होगा, ये अगर पहले लाइन के अगर डायरेक्शन रेशियोज रहेंगे और ये दूसरे लाइन के अगर डायरेक्शन रेशियोज रहेंगे, बट अब तक हमने क्या देखा है, डायरेक्शन रेशियोज वेक्टर्स के होते हैं। तो बेसिकली ये लाइन अगर L1 है और ये इसके डायरेक्शन रेशियोज है, इसका मतलब ये वेक्टर अगर हमने वेक्टर ये अगर पकड़ा तो ये क्या रहेगा, 4i कैप माइनस 3j कैप प्लस 5k कैप। ये लाइन इस वेक्टर को पैरेलल है, तो इसके जो डायरेक्शन रेशियोज है वही हमारे L1 के डायरेक्शन रेशियोज है। L2 मतलब ये वेक्टर B क्या रहेगा, 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप, कुछ इस तरीके से रहने वाला है। तो भाई डायरेक्शन रेशियोज के हिसाब से सीधा हम क्या निकालेंगे जी, cos थीटा इज इक्वल टू, ऊपर आएगा आपका 4 इंटू 3 प्लस 4 इंटू माइनस 3 प्लस 5 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 4 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, मल्टीप्लाइड विथ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। देखो क्या मिलता है, 4 3 जा प्लस 12, 4 इंटू माइनस 3 माइनस 12 कैंसिल हो जाएगा, तो 5 इंटू 5 ऊपर क्या मिला 25, नीचे देखो ये रूट 50 इंटू रूट 50, तो नीचे क्या मिलता है 50, ये कितना हो गया जी 1/2, तो 1/2 इज इक्वल टू कॉस थीटा, तो वही थीटा इज इक्वल टू क्या रहेगा जी हमारा
पाई/3, ठीक है। Point P is 6,3,2. Point Q is 5,1,4. And point R is 3,3,5. ठीक है। एंगल PQR is equal to what? एंगल PQR मतलब क्या रहेगा? एंगल बिटवीन QP एंड QR, QP एंड QR, ये वेक्टर PQ एंड QR नहीं है, QP एंड QR। Q एंगल PQR मतलब देखो ना, ये 3 पॉइंट्स कुछ ऐसे रहेंगे। एंगल PQR मतलब आपको ये पूछा हुआ है, और हमने क्या देखा है, किसी भी वेक्टर के इसमें अगर देख रहे हो, उनका जो कॉमन पॉइंट रहता है, एक तो वहां से दोनों वेक्टर्स दूर जाने वाले चाहिए या फिर उधर आने वाले चाहिए। तो इधर QP एंड QR ले लो या फिर PQ एंड RQ ले लो। समझ में आ रहा है एवरीवन? ठीक है। कोई है जिसको समझ में नहीं आ रहा? मैं वापस से बता देता हूँ। जब भी कोई दो वेक्टर्स के बीच में हम एंगल निकालते हैं, उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक रहेगा, तभी तो एंगल बनेगा। यहां तक तो समझ में आ गया। तो अब देखो, हमें जब एंगल PQR पूछा है, तो PQR के साइड्स कौन से हैं? PQ एंड QR, ठीक है। ये दोनों कौन से वेक्टर्स बनाते हैं जिनमें पॉइंट Q आता है? PQ भी आता है एज वेल एज QR भी आता है, बट PQ जब बोलूंगा तो उसका डायरेक्शन कैसा रहेगा? Q की तरफ रहेगा। QR का डायरेक्शन Q से दूर जाएगा। मतलब देखो, डायरेक्शन का सेंस अलग अलग है। एक Q की तरफ आ रहा है, दूसरा Q से दूर जा रहा है। हमें ये नहीं चाहिए। एंगल बिटवीन वेक्टर्स हम कैसे निकालते हैं? एक तो पॉइंट Q की तरफ दोनों के दोनों वेक्टर्स आने चाहिए, या फिर पॉइंट Q से दूर की तरफ जाने चाहिए। ये समझ में आ रहा है? इसलिए मैंने बोला PQ एंड RQ निकालो या फिर QP एंड QR निकालो, ठीक है। तो ये सीधा सिंपल है। एंगल PQR इज नथिंग बट एंगल बिटवीन वेक्टर QP एंड वेक्टर QR। ये समझ में आ रहा है? तो क्या करना है, सबसे पहले वेक्टर QP निकालना है, उसके बाद वेक्टर QR निकालना है, और जैसे ही दो वेक्टर्स मिल गए, हमें उनका एंगल निकालना आता है। मिला जी किसी को? क्या है? 90 डिग्री है क्या? 0 मिला सबको?
QP, सबसे पहले वेक्टर QP निकालेंगे जी। वेक्टर QP मतलब P माइनस Q रहेगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ P माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ Q। तो P माइनस Q 6 माइनस 5 I कैप 3 माइनस 1 प्लस 2 J कैप 2 माइनस 4 माइनस 2 K कैप। इसका मॉड भी लग गया था, हमने निकाल लिया जी। क्या आता है जी 3 वेक्टर QR मतलब R माइनस Q 3 माइनस 5 मतलब माइनस 2I 3 माइनस 1 मतलब प्लस 2I 5 माइनस 1 मतलब प्लस K कैप। मॉड ऑफ वेक्टर QR भी कितना आता है जी 3 आता है। अब एंगल बिटवीन QP एंड QR, कैसा बोलेंगे जी भी, ये आएगा आपका cos थीटा इज इक्वल टू QP डॉट QR डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ QP इंटू मॉड ऑफ QR। वैल्यू डालेंगे 1 इंटू माइनस टू 2 इंटू प्लस 4 माइनस 2 इंटू 1 माइनस 2 अपॉन 3 एंड 3। आपको देखो 0/9 मतलब आपको क्या मिला 0। और cos थीटा 0 कहाँ पर होता है 90 डिग्री पे होता है। इसका मतलब एंगल PQR इज 90 डिग्री। ट्रायंगल PQR इज राइट एंगल ट्रायंगल। एरिया निकालना इजी हो जाएगा। ओके चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। लास्ट का क्वेश्चन आज का। क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करो जी। अब आपको एक पॉइंट निकालना है और वो पॉइंट काफी स्पेशल है। तो सबसे पहले क्या करो जी, क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करने के लिए सेटअप को अंडरस्टैंड करो। फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ फुट ऑफ अ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट ए ऑन लाइन सेगमेंट जॉइनिंग P एंड Q और ऑन अ लाइन जॉइनिंग P एंड Q। मतलब मेरा कोई तो एक लाइन है जिसके ऊपर दो पॉइंट्स है P एंड Q। लेट जैसे दिस इज पॉइंट P एंड दिस इज पॉइंट Q। और मेरा एक ऐसा पॉइंट है A जो बाहर वाले साइड से है, और A से ये PQ के थ्रू जाने वाले लाइन के ऊपर हमने क्या ड्रॉ किया है जी, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। लेट जैसे ये जो परपेंडिकुलर है इसको नाम क्या देना है जी, लेट जैसे हमने नाम दे दिया जी इसको D। ठीक है, हमें इस D के कोऑर्डिनेट्स निकालना है। ये क्लियर है। तो हमें A क्या दिया है जी 1 2 1, ये दिया है जी 1 4 6 और ये दिया है जी 5 4 एंड 4। ये क्लियर है। अब D के पार्ट्स कैलकुलेट करने के लिए हमें दो चीजों को यूज करना पड़ेगा। जैसे कि पॉइंट P एंड Q जिस स्ट्रेट लाइन के ऊपर है उस स्ट्रेट लाइन के डायरेक्शन रेशियोज मिल सकते हैं क्या। लाइक x1 y1 z1 पता है, x2 y2 z2 पता है, तो x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1 हमें डायरेक्शन रेशियोज ऑफ PQ मिल जाएंगे। पहली चीज, अगर मैंने D को अगर अज्यूम कर लिया कोई तो एक पॉइंट पकड़ के चलो, लेट जैसे पॉइंट D इज x, y, z, तो मुझे AD के भी डायरेक्शन रेशियोज मिल जाएंगे। लाइक x माइनस जेड, y माइनस 2 एंड z माइनस 1 ऐसे करके। और ये दोनों PQ एंड AD कैसे है, परपेंडिकुलर है, तो उनके डायरेक्शन रेशियोज का परपेंडिकुलर वाला हमने देखा था क्या रहता है जी, A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3 इज इक्वल टू 0। तो उसके थ्रू हमें एक इक्वेशन मिलेगा। सेकंड वाला, अब ये जो पॉइंट D है और पॉइंट P है और पॉइंट Q है, किस टाइप के तीन पॉइंट्स हैं, कोलिनियर। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि भाई लेट जस्ट से पॉइंट D डिवाइड्स PQ इन रेशियो लैम्बडा इज टू 1। यहां से भी हमें क्या मिलेंगे जी, कुछ इक्वेशंस मिल जाएंगे। ये क्लियर है। वी हैव 3 अननोन्स, दैट्स व्हाई वी नीड 3 इक्वेशंस। बट ये लैम्बडा लेने की वजह से हमारे अब 4 अननोन हो जाता है, दैट्स व्हाई वी नीड 4 इक्वेशंस। ठीक है, शुरू करें। तो पहले सेटअप को अंडरस्टैंड कर लो कैसे जाना है।
तो पॉइंट डी को हम अज्यूम नहीं करेंगे, पॉइंट डी को निकालेंगे ही किसके टर्म में, हम सीधा लैम्बडा एंड लैम्बडा के टर्म में निकालते, इजी हो जाता है। ठीक है, तो इसके सॉल्यूशन के लिए जब जाएंगे तब पहले एक तो डायग्राम बना लिया करो, आप जब बोर्ड का पेपर लिख रहे हो तो इजी हो जाता है आप कहना क्या चाहते हो। लेट D is foot of perpendicular from A on line joining P and Q. Since P, D and Q are collinear, let D divides segment PQ internally in ratio lambda is to 1. Therefore, coordinates of D कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी क्या हो गया जी, हमारा लैम्बडा क्यू के साथ जाएगा और 1 पी के साथ आएगा। एवरीवन क्लियर है, डायग्राम इसलिए हम बनाते हैं, ठीक है, बार बार जाना नहीं पड़ेगा उधर याद करने के लिए। लैम्बडा इसके साथ जाएगा, 1 इसके साथ आएगा और डिनोमिनेटर में कौन आएगा, लैम्बडा प्लस 1 आएगा। सो लेट स्टार्ट, लैम्बडा इंटू 5, सो 5 लैम्बडा प्लस 1 इंटू 1 प्लस 1 अपॉन लैम्बडा प्लस 1 कॉमा 4 times of lambda, 4 lambda plus 4 upon lambda plus 1. Next, 4 lambda plus 6 upon lambda plus 1. ये क्या हो जाते हैं जी, हमारे किसके कोऑर्डिनेट्स हो जाते हैं, ये पॉइंट डी के कोऑर्डिनेट्स हो जाता है। हमने पॉइंट डी के कोऑर्डिनेट से एक्स वाई जेड अज्यूम करने की जगह सीधा इंटरनल सेक्शन वाला पकड़ के डी के कोऑर्डिनेट्स अब 3 अलग अलग वेरिएबल की जगह पर आप सिर्फ एक सिंगल वेरिएबल में लेकर आ, ये क्लियर है। अब इसको सॉल्व करने के लिए हमें कितने इक्वेशंस की जरूरत पड़ेगी, सिर्फ एक इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी। वो कैसे निकालेंगे, सिंस वी नो दैट पी क्यू इज परपेंडिकुलर टू ए डी, तो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ पी क्यू एंड डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए डी, इनका इंडिविजुअली करस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट का जब सम करेंगे तो वो कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। ठीक है, सो अब दूसरे वाले पार्ट पे आते हैं जी भी, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन थ्रू पी एंड क्यू क्या रहेंगे जी, बहुत सिंपल है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ क्यू माइनस कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी कर दो जी। डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन थ्रू पी एंड क्यू, आपको सीधा क्यू माइनस पी करना है। 5 माइनस 1 कॉमा 4 माइनस 4 कॉमा 4 माइनस 6, जो कि क्या रहता है जी, 5 माइनस 1 4, 4 माइनस 4 0, 4 माइनस 6 माइनस 2। तो हमारे स्ट्रेट लाइन थ्रू पी क्यू उसके डायरेक्शन रेशियोज क्या मिले जी, 4 0 एंड माइनस 2 मिले। नेक्स्ट, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन थ्रू ए एंड डी, अब ए एंड डी के थ्रू जाने वाले को हम क्या करेंगे जी, डी माइनस ए करके या फिर ए माइनस डी करके आप लिख सकते हो। हमारे डी के कोऑर्डिनेट्स देखो ऑलरेडी पता है और ए के कोऑर्डिनेट्स भी पता है, तो देखो क्या बन जाता है, 5 लैम्बडा प्लस 1 अपॉन लैम्बडा प्लस 1 माइनस ए के कोऑर्डिनेट्स 1 कॉमा 4 लैम्बडा प्लस 4 अपॉन लैम्बडा प्लस 1 माइनस उसके कोऑर्डिनेट्स 2 कॉमा 4 लैम्बडा प्लस 6 अपॉन लैम्बडा प्लस 1 माइनस उसका कोऑर्डिनेट 1। ये क्या हो जाते हैं जी, हमारे डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन थ्रू ए एंड डी। इसको ऐसे लिख देते हैं, ये डायरेक्शन रेशियोज ऑफ पी क्यू, these are direction ratios of
AD। कोई है जिसको यहाँ तक समझ में नहीं आया? कंफर्म करवा लो। एवरीबॉडी क्लियर? अब गिवन डेटा के हिसाब से AD और PQ के बीच में रिलेशन क्या है? दे आर परपेंडिकुलर। और हमने देखा था कंडीशन फॉर परपेंडिकुलरिटी क्या था? अगर इसके डायरेक्शन रेशियोज आर A1 A2 A3 और इसके डायरेक्शन रेशियोज आर B1 B2 B3 और ये दोनों परपेंडिकुलर है तो क्या होगा? A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3 इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो सिंस AD इज परपेंडिकुलर ऑन PQ, हम क्या बोल सकते हैं जी? 4, उधर का 4 मल्टीप्लाइड विथ इधर का ये वाला पार्ट, 5 लैम्बडा प्लस 1 अपॉन लैम्बडा प्लस 1 माइनस 1 प्लस, और 0 मल्टीप्लाइड विथ कुछ भी करो, मैं लिख नहीं रहा, ठीक है? 0 ही होने वाला है, ठीक है? प्लस -2 मल्टीप्लाइड विथ 4 लैम्बडा प्लस 6 अपॉन लैम्बडा प्लस 1 माइनस 1 लिख देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो ये किसके बराबर होना चाहिए जी? हमारा इक्वल टू 0 होना चाहिए। सबसे पहले ये ब्रैकेट के अंदर सबका बेस सेम कर लो, ठीक है? ये टर्म हमारा 0 होने वाला है तो इसको आप बार बार मेंशन नहीं करेंगे। ये देखो क्या हो जाता है ब्रैकेट के अंदर, ये 5 लैम्बडा प्लस 1 माइनस 1 को लिखा जी मैंने, माइनस लैम्बडा माइनस 1 अपॉन लैम्बडा प्लस 1, यहाँ पर -2 आ जाएगा ब्रैकेट के अंदर। देखो क्या हो जाता है, 4 लैम्बडा प्लस 6 माइनस 1 को लिखा जी मैंने, माइनस लैम्बडा माइनस 1 अपॉन लैम्बडा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब थ्रू आउट मैंने लैम्बडा प्लस 1 से मल्टीप्लाई किया, किसी का कुछ जाएगा क्या? ठीक है, तो आप डिनोमिनेटर को कैंसिल आउट कर सकते हो वैसे। तो देखो मैंने लैम्बडा प्लस 1 से थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाइड विथ लैम्बडा प्लस 1, आपका डिनोमिनेटर हर जगह से क्या हो जाएगा जी? आप कैंसिल हो जाएगा। ब्रैकेट के अंदर वाले पार्ट को सिंप्लीफाई करो, 5 लैम्बडा माइनस लैम्बडा 4 लैम्बडा प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल, तो 4 लैम्बडा इंटू 4 16 लैम्बडा मिलेगा। नेक्स्ट 4 लैम्बडा माइनस लैम्बडा 3 लैम्बडा प्लस 6 माइनस 1 प्लस 5, 3 लैम्बडा प्लस 5 मल्टीप्लाइड विथ -2, तो -2 मल्टीप्लाइड विथ 3 लैम्बडा प्लस 5, नाउ दिस इज इक्वल टू 0। हमारा सिंप्लीफाइड फॉर्मेट ये आता है। अब देखो क्या हो जाएगा, ये 16 लैम्बडा माइनस 6 लैम्बडा प्लस, सॉरी प्लस नहीं, माइनस 10 इज इक्वल टू 0। देखो आपको क्या बोला, 10 लैम्बडा माइनस 10 इज इक्वल टू 0, इसका मतलब लैम्बडा इज इक्वल टू क्या आएगा? 1 आएगा। लैम्बडा इज इक्वल टू 1 सीधा डाल दो, आपको अब किसके पॉइंट्स मिलेंगे जी? डी के कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे। पुट लैम्बडा इज इक्वल टू 1 इन कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी। देखो क्या हो जाता है, ये 5 प्लस 1 अपॉन 2, 4 प्लस 4 अपॉन 2, 4 प्लस 6 अपॉन 2, ठीक है? अब ये हो गया सब्जेक्टिवली। ऑब्जेक्टिवली क्या करना है समझ में आ गया होगा? समझ में आ रहा है? सीधा डायग्राम बनाने का, ये P है, ये Q है, ये A है, ये D है। P पता है, Q पता है, A पता है, आपको D पता है क्या? नहीं। MCQs दिया हुआ है, आपको ऑप्शंस पता है, आप ये वाले झंझट से जाना नहीं चाहते हो, इंटरनल सेक्शन एंड वो क्या है, कुछ नहीं, आप सिर्फ ये आखिरी वाले पार्ट से भी सॉल्व कर सकते हो। डायरेक्शन रेशियोज एंड डायरेक्शन रेशियोज के थ्रू आइडेंटिटी अप्लाई करके। PQ पता है तो PQ के डायरेक्शन रेशियो मिल जाएंगे। डी अज्यूम करके, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी में से डी अज्यूम करके AD के डायरेक्शन रेशियोज आप क्विकली निकाल लो, किनका प्रोडक्ट का एडिशन करने के बाद 0 मिलता है।
ये रहा पहला पार्ट। दूसरा वाला पार्ट, कुछ कुछ ऑप्शंस आप कैंसिल आउट कर सकते हो, जैसे कि कोलिनियर रहेंगे ही नहीं, आपको बहुत सारे ऐसे पॉइंट जानबूझ के दिया रहेगा। लेट जैसे ये D1 ऑप्शन दिया है, ये D2 दिया है, ये D3 दिया है और ये D4 दिया है। अब इसको सेटिस्फाई करने वाला एक ही पॉइंट है, कौन सा? D1। D4 परपेंडिकुलर है बट वो PQ के ऊपर नहीं है। D3 PQ के ऊपर है बट वो परपेंडिकुलर नहीं है। D2 परपेंडिकुलर भी नहीं है, PQ के ऊपर भी नहीं है। समझ में आ रहा है? आप सीधा ऑप्शंस पुट करके भी चेकआउट कर सकते हो। यहां तक किसी को कोई डाउट? हम सिर्फ एक सिंगल जो छोटा सा कंसेप्ट है डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन रेशियोज, उसके साथ हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। रीजन आगे जाके हमें इनको बार बार यूज करना है। जब वेक्टर आएगा, जब स्ट्रेट लाइन बनेगा, जब भी प्लेन बनेगा, हमारा डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन कोसाइंस आएंगे ही आएंगे। और डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन रेशियोज का मेन पर्पस आज हमने देखा वो क्या होता है जी? फाइंडिंग आउट एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइंस या फिर टू स्ट्रेट प्लेन्स। इसको मैं बार बार रिपीट करने वाला हूँ, ठीक है? तो आज अगर समझ में भी अगर नहीं आया थ्योरी, डोंट वरी, क्वेश्चंस के ऊपर प्रैक्टिस कर लो। क्लियर है?